ठीक है? तो ये हाँ, बताओ कौन? हुँ, कैसे क्या फिर से बताओ क्या क्वेश्चन पूछ रही हो? हाँ, हुँ। देखो क्या है, जैसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात कर रही हो, ठीक है? इसमें तुम 2 चीज़ें आ गई, एक वॉइड हो गया, एक वॉइड एब इनिशियो हो गया। अगर आप प्रेज़ेंट में कोई भी ऐसी एक्ट या लॉज़ बना रहे हो, जो इस इफेक्ट का है, ठीक है? जो अभी प्रेज़ेंट सिनेरियो में उसकी कोई एक्सिस्टेंस नहीं है। उसको वॉइड एब इनिशियो मतलब जो पहले से ही आपने जैसे प्रेज़ेंट लॉ कोई बनाया, उसका इफ़ेक्ट आप उससे कनेक्ट करके कर रहे हो, तो वो वॉइड नहीं होगा, वॉइड एब इनिशियो होगा क्योंकि वो उसकी जो ओरिजिन है, वो ही मतलब उसका एक्सिस्टेंस ही नहीं है। आप जानकर कोई पर्टिकुलर विधि बना रहे हो, ठीक है? जो पर्टिकुलर रूल्स बनाए आपने वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। ठीक, पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो वो शुरुआत से ही क्या हो गए, वॉइड एब इनिशियो हो गए, वॉइड नहीं हुए। क्या चीज शिव? हेलो? प्रारंभ से ही है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं हुई। जो पहले से ये मेंशन कर रखा है, ये रूल्स वगैरह दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आपको फ्रेम करके चलना है। उनके अगेंस्ट आपने जब पहले ही से ही बना दिया, ठीक है, उन चीजों को वॉयलेट करते हुए, तो उनके कोई एक्सिस्टेंस ही नहीं रही। वॉइड अब इनिशियो मतलब उनकी मतलब आप कह लो कोई वजूद ही नहीं है उनका। वॉइड वो सारी चीजें होंगी जो पहले बनी थी, जब आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उनको जब देखा गया, तब वो पार्ट थर्ड से क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट में आया। उसके बाद वो सारी चीजें क्या हो गई, वॉइड हो गई। शुरुआत से वो वॉइड एब इनिशियो नहीं थी। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है, जैसे अभी हम थोड़ा एक एक चीज पढ़ा देंगे थोड़ी थोड़ी। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स में भी यही कहा गया है कि जो पर्टिकुलर कोई लॉज है, कोई पर्टिकुलर रूल्स हैं, अगर वो पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन में है, तो वो मॉरिबंद कंडीशंस में हो जाते हैं, ठीक है? उनके ऊपर एक तरीके से जो एक्लिप्स होता है, हिंदी में क्या बोलोगे आप, ग्रहण टाइप का पड़ जाता है, ठीक है? ग्रहण पड़ गया उस पर्टिकुलर लॉज के ऊपर, उसको अभी आपने पूरा डिक्लेयर नहीं किया, हो सकता है आगे चल के वो क्या हो जाए, फिर से उसी कंडीशंस में आ जाए, ठीक है? हाँ, देखो यही तो है, ये बायस तरीके से अगर आप काम कर रहे हो, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को आपने डेलीगेट कर दी पावर, ठीक है? सबसे पहले बताया गया था ट्रस्टवर्दी होने चाहिए, ठीक है? एट द सेम टाइम क्या हुआ, मतलब कोई भी अथॉरिटी को आप ये ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। एक तो उनको नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की, अगर नॉलेज के बाद भी टेक्निकलिटीज़ वो सारी चीज़ें कमी रह जाती है, तो कहीं न कहीं आप चाहते हुए भी हो सकता है कुछ ऐसे लॉज़ बना दो जो इन कॉन्फ्लिक्ट विद पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ना चाहते हुए भी आपने बना दिए, ठीक है? तो ये क्या समझा जाता है, आपको लॉ की समझ है, आपको पता है कि लॉज़ क्या हैं। किसके अंदर आपको वर्क करना है। हम लोग को भी ये पता है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर क्राइम करते हो तो इसकी सज़ा क्या होगी, ये मान लिया जाता है, ठीक है? ये आपसे एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि आपको पता है कि क्या लॉज़ आपकी कंट्री में वर्क कर रहे हैं, ठीक? अगर उसके अगेंस्ट आप बना रहे हो, जानकर या अनजान में, और ये सामने रख दिया जाता है, लेज़ बिफोर द टेबल जो हमने कल देखा था, ठीक है? उसके बाद अगर आपने ले कर दिया उसको टेबल पे, उसके ऊपर पूरी डिबेट वगैरह हो गई और कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस ऐसे पाए जाते हैं, तो उसको क्या यहाँ पे वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, ठीक? वॉइड तब होगा जब आप, जैसे अभी केस लॉ एक हम डिस्कस करेंगे, उससे आप समझ जाओगे कि वॉइड और वॉइड एब इनिशियो में क्या डिफरेंस है, ठीक? हाँ, हुँ, देखो ये डिपेंड करता है पार्लियामेंट पे, ठीक है?
जैसे उनके पास बर्डन ज़्यादा है काम का, तो उन्होंने ये कमिटीज़ बना रखी हैं। कुछ एड हॉक कमिटीज़ और हाँ, बताओ? हुँ, हाँ। हाँ, स्क्रूटनिंग कमिटीज़ क्या है, वो अपनी जो रिपोर्ट है ना, वो भेज देगी उसको, पार्लियामेंट को। ठीक है? तो डायरेक्टली जो कंट्रोल आ जाता है वो तो सीधे-सीधे सामने आ गया पार्लियामेंट के। 3-4 तरीके के जिस तरीके से आप प्रेज़ेंट कर रहे हो। उसके बाद जो सेकंड हो जाता है इनडायरेक्ट हो जाता है कि मतलब अगर वो चाहते हैं पार्लियामेंट में जो बैठे हैं मिनिस्टर्स, वो चाहते हैं कि कोई कमिटी फ़ॉर्म होकर इसके ऊपर पूरा डिटेल एनालिसिस करे, तो उसके लिए ये कमिटीज़ हैं। ठीक है? तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वाली कमिटी पूरा रिसर्च करके हर पॉइंट पे वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देती है। ठीक है? हाँ। तो इसीलिए हम लोगों ने देखा था कि थोड़ा आर्टिकल 13 पढ़ना ज़रूरी है। एक मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ, होल्ड करिएगा। शेयर हुआ ये? शो हो रहा है? ठीक है। ये आज मैंने पीपीटी नहीं बनाई है, क्योंकि वो जुडिशियल कंट्रोल होगा तब बनाते हैं। ये आर्टिकल 13 पे एक आर्टिकल मिला था, क्योंकि बुक से तो आप देख नहीं पाओगे। आर्टिकल 13 नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इन इफेक्ट। ठीक है? ये हम पढ़ते हैं। देखो ये लॉ टर्म के अंदर इट इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें क्या है, लॉ जो टर्म है, वर्ड है, उसके अंदर आती हैं। ठीक है? इसीलिए जो भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज बनाती हैं वो सब ये लॉ के अंदर ही आती हैं। तो एक ये हो गया, ये इफेक्ट मिल गया था ये वर्ड के थ्रू। और अब ये देखोगे आर्टिकल 13 क्लॉज 1 डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉ इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन shall be void to the extent to which they are inconsistent with the provisions of part third of the constitution। ठीक है? तो जो भी लॉज फोर्स में थे इंडिया की टेरिटरी में जस्ट बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले, वो उस हद तक वॉइड होंगे जिस हद तक वो इनकंसिस्टेंट हैं पर्टिकुलर जो प्रोविजंस हैं पार्ट थर्ड के जो नए डाले गए हैं फंडामेंटल राइट्स उनके अगेंस्ट जिस हद तक होंगे उस हद तक वो वॉइड होंगे। अब यहाँ पे वॉइड क्यों होंगे? क्योंकि पहले उनकी एग्जिस्टेंस थी, वो वैलिड थे। ठीक है? तो जिस हद तक वो पर्टिकुलर प्रोविजन इनकंसिस्टेंट हो गए उस हद तक वो वॉइड हो गए। अब जब हद की बात आ जाती है तभी ये सारी डॉक्ट्राइन्स वर्क करती हैं। ठीक है? सेवरेबिलिटी वाली आप देखोगे all pre-constitution laws inconsistent with fundamental rights will become void only after the commencement of constitution। ठीक है? तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, अब यही बात हो रही थी कि अब भाई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हो गए। ठीक है? जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हुए वो इसके दायरे में आते ही नहीं है। ठीक है? हाँ, ये पहले की बातें हो रही हैं, यहाँ प्री कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले लॉज थे, उनकी बात हो रही है। अगर वो प्रेजेंट सिनेरियो में लगाए जाते हैं और वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं, वायलेट कर रहे हैं, तो वो उस हद तक जिस हद तक वो कर रहे हैं, उस हद तक उनको क्या कर दिया जाएगा?
वॉइड कर दिया जाएगा। ठीक है? अब जो नए बने हैं मतलब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बने हैं, अब हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमको जो भी लॉज एंड रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं, वो इस दायरे में रह के बनाने हैं, दैट इज फंडामेंटल राइट्स को वो वायलेट ना करें। अगर वो करते हैं तो वो सीधे सीधे वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएंगे। उनको माना जाएगा कि जैसे वो बने ही नहीं थे। समझ में आया रितिका? ठीक है? तो यहाँ प्री और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक, ये समझना। अब ये आपको समझ में आएगा एक केस लॉ से, केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस आर्टिकल के अंदर ये जो मेन केस लॉ था, जो ये आर्टिकल है गूगल पे, इसमें ये केस लॉ दिया गया था, इसलिए मैंने ये आपको रख दिया है यहाँ पे सामने, क्योंकि इसमें क्लियरली डिफाइन है। आप कोई भी बुक उठाते हो, जैसे जो सबसे कह लो आप बेसिक बुक है जे एन पांडे वाली, उसमें भी ये केस लॉ आपको सामने सामने मिल जाएगा। केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे एआईआर 1951 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है? एट द सेम टाइम रविंद्रनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एआईआर 1970। इसमें क्या ऑब्जर्व किया गया है? देयर इज नो फंडामेंटल राइट दैट ए पर्सन शैल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड and punished for an offence committed before the constitution came into force. So far as the past act were concerned, the law exists not with understanding that it does not exist with respect to the future exercise of the fundamental rights. ठीक है? अभी ये बता समझाते हैं, पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। इन दैट केस, इस केस की बात हो रही है, फैक्ट्स की बात हो रही है। ए प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग वाज स्टार्टेड अगेंस्ट द पिटिशनर। ठीक है? एक प्रोसीडिंग थी, वो स्टार्ट हुई पिटिशनर के अगेंस्ट। कौन से एक्ट में? इमरजेंसी द प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931। कोई भी एक एक्ट था, आप समझ लो। उसमें इनके जो पिटिशनर हैं, उनके अगेंस्ट एक प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई। ठीक है? और आप देखोगे इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पैम्पलेट पब्लिश इन 1949 की ये बात हो रही है। अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्स होके आया है? हाँ, हाँ। ठीक है? तो यहाँ पे जो ये इनका जो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुआ है 1949। ठीक है? द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट। और जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन अपना जो मतलब एक्शन में आया है, फोर्स में आया था, वो कब हुआ था? जब इनकी जो प्रोसीडिंग थी कोर्ट में चल रही थी। मतलब केस आने से पहले की बात हो रही है। ठीक है? The appellant contended that the act was inconsistent with the fundamental rights confirmed by Article 1A। आर्टिकल 19(1)(a) कौन सा होता है? बताओ भाई। ठीक है? अब इन्होंने बोला कि भाई जो ये पर्टिकुलर जो एक्ट है, कौन सा एक्ट है? प्रेस इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931। उसके जो भी प्रोविजंस हैं वो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट पर्टिकुलर आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? और उसको वॉइड डिक्लेयर किया जाए, भाई मेरे अगेंस्ट जो भी प्रोसीडिंग चल रही है वो भी क्या हो जाएगी? उसको भी वहीं देन एंड देयर नल एंड वॉइड हो जाएगी। ठीक है? वहीं पर रोक दिया जाएगा उसका। तो यहाँ पे इन्होंने ये कंटेंशन डाला अपना। इन्होंने ये अपनी एक तरीके से अपने आप को बचाने के लिए डाली कि ये पर्टिकुलर एक्ट ही हो गया, इसके प्रोविजन ही इनकंसिस्टेंट हो गए फंडामेंटल राइट्स के। तो इसका कोई एक सेकंड होल्ड करिए। ठीक है? तो जब इस पर्टिकुलर एक्ट के जो मेन प्रोविजंस थे, वो ही इन्होंने चैलेंज कर दिए। ठीक? तो इन्होंने क्या सोचा कि भाई अब नया-नया ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके अगेंस्ट नए जो लॉज़ आ गए हैं, उसके अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो वो वॉइड हो जाएगा। ठीक? पर यहाँ पे जो चीज़ बताई गई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 13(1) कुड नॉट अप्लाई टू हिज केस। इनके केस में जो आर्टिकल 13 एक क्लॉज है वो अप्लाई नहीं करता है, क्योंकि जो ऑफेंस हुआ था was committed before the present constitution came into force। समझ आया? ठीक है? तो जो ऑफेंस हुआ था वो पहले की बात हुई थी, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है।
ठीक है? अब यहाँ पे जो इनकी जो के एक्ट है, वो वर्किंग कंडीशन में है, ठीक? आप उसको देखते हुए आपकी जो यहाँ कह सकते हो आपकी जो प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी, उस समय हुई थी, आपका केस उस समय स्टार्ट हुआ था जब ये कॉन्स्टिट्यूशन आया ही नहीं था। इसलिए एक्ट का उस समय से अगर लिंक करोगे आप, तो फंडामेंटल राइट्स से इन्फ्रिंजमेंट से कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है? तो एंड देयरफॉर द प्रोसीडिंग स्टार्टेड अगेंस्ट हिम इन 1949 वर नॉट अफेक्टेड, ठीक है? The Supreme Court held that as a fundamental rights become operative only on and from the date of constitution, the question of inconsistency of the existing laws with those rights must arise from the date those rights came into being. जिस समय वो राइट्स एक्सिस्टेंस में आई, जब बर्थ हुआ, उस दिन से हम देखेंगे। अब आप कोई भी लॉज बनाते हो और प्रेजेंट सिचुएशन में अब फाइनल अगर वो जो पर्टिकुलर एक्ट है, अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन में डालें तो वो अब वर्किंग नहीं होगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के अगर इनकंसिस्टेंट हुआ वो, तो वो क्या हो गया, उसकी जो एक्लिप्स, एक तरीके से एक्लिप्स वाला सिद्धांत चल गया उसके ऊपर, ठीक है? तो अगर अभी प्रेजेंट सिनेरियो में तो एक्सिस्टेंस में है ही नहीं और आपका केस क्या चल रहा है, पहले का चल रहा है, ठीक? उसको इससे कनेक्ट नहीं कर सकते आप, ठीक? पर अभी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो भी बनाए जाएंगे, उसमें देखा जाएगा कि अगर आपने कोई भी ऐसे लॉज बनाए हैं जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे डिपेंड करते हुए बनाए हैं, एट द सेम टाइम वो इनकंसिस्टेंट हैं फंडामेंटल राइट से, तो उन सारे के इफेक्ट क्या हो जाएंगे, वॉइड एब इनिशियो हो जाएंगे, क्योंकि आपने प्रेजेंट सिचुएशन में बनाए हैं। अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह देता कि हाँ भाई ये इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स की, तो यहाँ पे वॉइड होता कि वॉइड एब इनिशियो होता? वॉइड होता, ठीक है? दीक्षा, रितिका, सब लोग समझ आया? कंचन, ठीक है? तो वॉइड और वॉइड इनिशियो में ये अंतर होता है, ठीक? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी जब आप पढ़ते हो, तब ये वॉइड और वॉइड एब इनिशियो का बहुत बड़ा खेल है, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन सब चीजों की, दोनों टर्म्स की, ठीक? तो आर्टिकल 31 कैन नॉट बी रीड, अच्छा ये तो चलो हो गया। तो ये जो पर्टिकुलर केस लॉ है, वो ये सारी चीजें बता रहा है, सीधे सीधे उसने बता दिया। तो जो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के अंदर जो डॉक्ट्राइन्स और वर्क करती हैं, एक बार हम उनको बुक से भी देख लेते हैं। जयन पांडे है क्या सबके पास अभी? है और लोग के पास? ओके। तो फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर निकालो जरा, उसमें प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे देखो, देख पहुंचो सब लोग। मेरे में पेज नंबर 70 पे है, आपके में देखिए किस पे है। एयरपोर्ट अथॉरिटी, तो इसका मतलब वो तो आपका वो स्टेट वाला है ना? स्टेट नहीं, फंडामेंटल राइट्स पे आओ, उसके बाद वाला पोर्शन पे आओ। वो आर्टिकल 12 वाले केसेस आप सोच। हाँ हाँ, 13 निकालिए, सब क्लॉज 1, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो अभी पढ़ाया है, ये सब माता, ठीक है? हाँ, उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी देखो, ठीक है? जैसा कि स्टार्टिंग में शिव ने बताया था, तो पढ़ के आए हैं ये, वही है सेवरेबिलिटी। एक सेकेंड, जब एक सेकेंड, हाँ, ठीक है? इससे आप जब आप पढ़ोगे, ये वाला जो राइटर है उनका
आप एक तरीके से जब आप स्टार्टिंग करते हो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए तो ये बुक ठीक रहती है, इसीलिए हम इससे देख रहे हैं अभी आपके लिए। हाँ, सिंपल मैनर में टू द पॉइंट बात उसमें दी गई है। अब नेक्स्ट पेज में जब हम देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक है, उसमें ये दिया है कि भाई अगर अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि पूरी एक्ट की यहाँ बात कर ली हमने फर्स्ट, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। अब सेकंड चीज आ जाती है सेवरेबिलिटी की, ठीक है, कि भाई अगर कोई पर्टिकुलर पार्ट है किसी स्टेट्यूट का जिसको डिक्लेयर किया गया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या पूरे स्टेट्यूट को डिक्लेयर करना चाहिए वॉइड, ठीक है। तो ये अगर कोई पर्टिकुलर प्रोविजन इनकंसिस्टेंट आ रहा फंडामेंटल राइट्स के, तो सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोविजंस को वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए, ना कि पूरे आपको एक्ट को, ठीक है। यही सारी जो ये जो कह लो आपकी जो टर्म्स हैं, जो पूरी ये एक डॉक्ट्राइन है, वो किसके थ्रू, इन केस लॉज के थ्रू निकल के आई है, ठीक है। इन सारे केस लॉज में एक एक गोपालन हो गया, और स्टे, हाँ, बॉम्बे वर्सेस बलसारा हो गया, ठीक है, रमेश थापड़ का जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक, इन सारी केसेस में, हाँ, इन सारी केसेस में आपको ये सेवरेबिलिटी वाली जो डॉक्ट्राइन है वो निकल के सामने आती है कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोविजन इनकंसिस्टेंट है तो क्या पूरे एक्ट को हम वैसे ही पूरा डिक्लेयर कर देंगे वॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर ऐसा है तो सिर्फ वो पार्ट ऑफ द स्टेट्यूट डिक्लेयर किया जाएगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना कि पूरा, ठीक है। तो ये आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस द वर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड, ठीक है, जिस हद तक वो है उस हद तक उसको वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, पूरे को नहीं किया जाएगा। सेवरेबिलिटी की जो ये डॉक्ट्राइन है, ये जो अब आगे हम पढ़ने वाले हैं, तीसरा जो जुडिशियल कंट्रोल है, उसमें बहुत सारे केस लॉज हैं जो इसके ऊपर बेस्ड हैं, ठीक, कि भाई पूरे एक्ट के अंदर जो बनाया गया है वो पूरा डिक्लेयर कर दिया देना है या फिर पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस को करना होता है, ठीक। तो यहाँ से आपको समझने में आसानी होगी। अ, जैसे कि आपको हम बताते हैं, जो अभी मैंने पार्लियामेंट्री कंट्रोल, प्रोसीजर कंट्रोल में जो केस लॉस पढ़े थे, आपने देखा होगा जब आप बेसिक समझ जाते हो, जो उसका जो पर्टिकुलर डेफिनेशन क्लॉज समझ लो या फिर जो कंट्रोल था उसके बारे में जब आप समझ लेते हो, और जो केस लॉस बाद में जो आप पढ़ते हो, वो आपने देखा होंगे वो पर्टिकुलर उसी मैटर के ऊपर बेस्ड होते हैं, बस उनकी क्या होती है, जो फैक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो समझ में आते हैं आप लोग को जब आपने बेसिक पढ़ लिया, ठीक है। तो ऐसे अगर आप आर्टिकल 13(1) की बात करोगे तो ये सारे केस लॉज वैसे ही हैं, ठीक। केस लॉ यहाँ पढ़ाने का मतलब नहीं, क्योंकि आर्टिकल 13 तो हमको ज़्यादा देखना नहीं है। अब यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स की बात कर लो। The doctrine of eclipse is based on the principle that a law which violates fundamental rights is not nullity or void ab initio, but it becomes only unenforceable, that is remains in a moribund condition, ठीक। उनके ऊपर एक तरीके से क्या हो जाता है, ग्रहण सा लगा दिया जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में। क्यों निकला लगा दिया जाता है, इसमें दो चीजें और हैं एक्लिप्स के अंदर, सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। अब जो भी फंडामेंटल राइट्स, आप अच्छा ये बताइए फंडामेंटल राइट्स सिटीजन और नॉन सिटीजन के अंदर आप कैसे लिंक करोगे। हाँ, हाँ, ठीक है। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ते हो तो उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे जो राइट्स हैं वो दोनों को मिले हैं, सॉरी कुछ राइट्स हैं जो दोनों को मिले हैं, और बाकी के बहुत सारे राइट्स हैं जो सिर्फ अपने सिटीजन्स को मिले हैं, ठीक है। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है उसका भी जो एक तरीके से आप कह लोगे थ्योरी समझने की बात है यहाँ पे,
कि उसमें भी डिवीज़न है, सिटिज़न्स और नॉन सिटिज़न्स के बीच में। अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझना कि जो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे सिटिज़न्स को मिले हुए हैं, अगर उसके अगेंस्ट कोई लॉ बनता है, उसी को तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स काम करेगी, उसके ऊपर वर्क करेगी। कि जो नॉन सिटिज़न्स के ऊपर जो फंडामेंटल राइट्स जो उनको ग्रांट ही नहीं हुए हैं, उनके ऊपर ये पर्टिकुलर एक्ट लग सकता है कि नहीं लग सकता है? क्वेश्चन किस-किस को समझ में नहीं आया? फिर से बताते हैं। नहीं आया? देखो एक एक्ट बनाया गया, ठीक है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ समझ लो आप। प्री कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की कमिटमेंट से पहले एक एक्ट बनाया गया, जैसे कि केशव माधवन वाले केस में हो रहा था। उसके बाद ये अपना आर्टिकल 13(1) आ गया, ठीक है? अब क्या हुआ कोई पर्टिकुलर केस आता है नॉन सिटिज़न्स के ऊपर, ठीक है? अब हमको बोला गया है कि भाई अगर कोई भी ऐसा प्रोविज़न्स है व्हिच इज़ जो वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, तो वो अप्लाई होता है मतलब वो डिक्लेयर हो जाएगा वॉइड, ठीक? और यहाँ पे जो बात आ रही है वो नॉन सिटिज़न की आ रही है। तो क्या ये डॉक्ट्राइन अप्लाई होगी उस पर? और बताओ भाई? बताओ 6-7 लोग हैं, सब लोग एक-एक आंसर बताइए। किस हिसाब से कैसा फंक्शनल एक्सप्लेन करना? फॉर नॉन सिटिज़न्स हाँ, और बताओ? हुँ, हम आपकी बात समझ गए। अब और कौन-कौन बैठा है यहाँ पे? दीक्षा शुक्ला, श्रीवास्तव सब लोग बताओ भाई एक-एक आंसर आशुतोषा, कंचन, अविनाश और शिव ने दिया था ना अभी आंसर, सुशील बताओ? क्वेश्चन समझ में आया ये बताओ सबसे पहले? हाँ, मतलब क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? क्लियर करो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना इसमें। सिटीज़न पे नहीं होगा, नॉन सिटीज़न पे नहीं होगा। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, वाइप्ड आउट नहीं होते हैं, क्योंकि एक्लिप्स का मतलब है ग्रहण लगा हुआ है आपके उसके पर्टिकुलर लॉज़ के ऊपर। इन फ्यूचर अगर वो कंसिस्टेंट हो जाते हैं तो फिर से वो फ़ोर्स में आ जाएँगे, है ना? ये तो है। यहाँ पे बस हम इस बात के लिए डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, वो पर्टिकुलर लॉज़ पे अगर लागू होती है नॉ अपने सिटिज़न्स पे, तो क्या वो नॉन सिटिज़न पे लागू होती है कि नहीं होती है? दीक्षा येस और नो? दे आर फंक्शनल?
ओके, दीक्षा तुम शुक्ला बताओ, यस और नो? यस, श्रीवास्तव बताओ, यस और नो में आंसर बताओ। दोनों पे अप्लाई होगा, सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों पे? राजतोषा, हाँ, तुम उल्टा समझ गई हो लग रहा क्वेश्चन। रुको, राजतोषा बताओ, यस और नो? सुशील बताओ। हाँ, 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 हाँ। कंचन, रितिका, अविनाश, यस था ना आपका? कभी होगा, कभी नहीं होगा, नहीं होता है। या तो होगा या तो नहीं होगा। हाँ, क्वेश्चन या कंफ्यूज हो गए आप लोग। जो फंडामेंटल राइट्स, हाँ, हम्म, इसका यही आंसर है कि अगर नॉन सिटीजन हो, आपके पास फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है उस पर्टिकुलर मैटर में, तो आपको वो इन्फ्रिंजमेंट की बात कहाँ से आ जाती है? समझे? तो पर्टिकुलर लॉ आपका, हाँ, तो अगर नॉन सिटीजन के पास वो पर्टिकुलर लॉज है, उनके पास वो राइट्स ही नहीं है जिनके अंदर अगर वो पर्टिकुलर मैटर आता है, तो एक्लिप्स का सिद्धांत उन पे लागू होगा नहीं होगा, फिर ये क्वेश्चन क्या मतलब बनता है, ठीक है? तो वो पर्टिकुलर एक्ट क्या है, फोर्स में रहेगा उनके लिए, नॉन सिटीजन्स के लिए, ठीक है? ये अ, तब इनकंसिस्टेंट हो जाएगा अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, और फंडामेंटल राइट्स किसको मिल रखी है, वो पर्टिकुलर अगर एक्ट के अकॉर्डिंग, जो जिस भी पर्टिकुलर एक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो सिटीजन्स को अगर मिल रखी है, ठीक है? जहाँ पे वो नॉन सिटीजन की बात आ जाती है, उसको नहीं मिल रही हुई है, तो वहां पर ये फर्दर कैरी ऑन रहेगा, ठीक है? तो इसीलिए ये कहा गया है कि यहाँ पे क्या होगा, ग्रहण लग जाएगा। इन फ्यूचर अगर कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि वो कंसिस्टेंट हो जाता है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, फर्दर वो फोर्स में आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे चल के केस लॉस के थ्रू, जुडिशियल कंट्रोल में, कि क्या ये चीजें आ रही है वहां पे कि नहीं आ रही, ठीक है? रितिका समझ गई, दीक्षा श्रीवास्तव, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन आधा उल्टा हमको हो गया, आधा आपको हो गया, ठीक है? हाँ, तो हम लोग ने जो मेन डॉक्ट्राइन्स थी, अब वेवर वाली पढ़ना जरूरी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपना जुडिशियल कंट्रोल से रिलेटेड देख रहे हैं, ठीक है? तो जो मेन हम लोग को यहाँ पे वर्क करेगी वो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स होगी, ठीक, आगे के क्लास में। तो कुछ हम यहाँ पर जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं जुडिशियल कंट्रोल का, क्योंकि हम कल नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? आप लोग डेजर्टेशन नहीं सबमिट कर रहे हो भाई, किसी ने भेजा?
सिर्फ दीक्षा का आया था, बाकी किसी का नहीं आया अभी तक। काम चल रहा है कि नहीं? आप लोग एक एक चैप्टर सबमिट करिए, जीमेल पे भेजिए और ग्रुप पर आप मैसेज करिए कि मैंने भेज दिया है। समझे सब लोग? हेलो। हाँ, लास्ट मोमेंट में आप पढ़ोगे एग्जाम का कि डिसर्टेशन बनाओगे, समझ में नहीं आएगा। तो एटलीस्ट एक एक चैप्टर सेंड करते चलिए, ठीक है। नाउ अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं हम 5 मिनट, जुडिशियल कंट्रोल से रिलेटेड। द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन डज नॉट गो बियॉन्ड द रीच ऑफ जुडिशियल रिव्यू of the Supreme Court and of the High Court. Judiciary exercises effective control over delegated legislation in India. The validity of delegated legislation can be examined by the courts on several grounds. ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग को बहुत सारे ग्राउंड्स पढ़ने हैं जिस पर जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उनके द्वारा जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनके ऊपर चेक रखने के लिए जो जुडिशरी चेक रखेगी वो पर्टिकुलर ग्राउंड्स पे होगी कि उनको भी यहाँ पे क्या है चेक करना है। जैसे कि स्क्रूटनिंग कमिटीज थी, उनके लिए भी ग्राउंड्स दिए गए थे कि इन इन ग्राउंड्स पे आपको इनको चेक करना है कि ये सही फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सेम मैनर में यहाँ पे भी कुछ ग्राउंड्स होंगे जिनके ऊपर जुडिशरी चेक रखेगी कि वो सारी चीजें। एक मिनट होल्ड करिएगा। हेलो। हाँ जी मैम। क्रिमिनल में आप बताइए। वो एक्चुअली मैंने कल बात की थी, वो रामचंद्र है ना उसका। तो मैंने उससे पूछा तुम आ नहीं रहे बहुत दिन से, क्या बात है, क्लासेस नहीं अटेंड की? तो उसने बोला कि मेरा भाई की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया था। तो फिर वो कल तो आया था। हाँ ये पुरानी बात है, मैंने जब उससे पूछा था फिर उसने आज ऐसे ही डाला है। हाँ 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 हाँ, नहीं वो पुरानी बात है। हाँ ठीक है मैम, ओके। ठीक है। हेलो। वॉइस आ रही? हेलो। ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ग्राउंड्स होंगे अंडर विच जुडिशरी देखेगी कि वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे होंगे तो उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आगे इसमें बहुत सारी डिटेल्स पढ़नी है। तो जो 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे देखने हैं। द पावर ऑफ एग्जामिंग द वैलिडिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इन इंडिया हैज बीन वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे किसके पास पावर्स हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। ठीक है, कहाँ पे अब कौन कौन से आर्टिकल सामने आ जाते हैं बताओ भाई। ठीक है, और यही चीज हमने पहले पढ़ी थी सेपरेशन ऑफ पावर्स के अंदर, अब याद करो। पढ़ा था ना कि चेक एंड बैलेंस की थ्योरी पढ़ी थी, है ना? उसमें यही था कि जुडिशरी के पास कहाँ कहाँ पावर्स आ जाती है, 32 और 226 के अंदर। तो यहाँ पे अब चेक एंड बैलेंस होने जा रहा है, ठीक। तो 13 में क्या, हाँ जुडिशियल रिव्यू ऐसे एज ए वर्ड डिफाइन किया गया है, पर वहां पे एक्शन लेने की जो बात आ जाती है वो कहाँ पे आती है? आर्टिकल 32 और 226 के अंदर। आप रिट के थ्रू जाते हो, ठीक है। हाँ ठीक। तो इन इंडिया द इनवैलिडिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में अराइज फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जो इनवैलिडिटी है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की वो 3 तरीके से अराइज होती है। या तो इनेबलिंग एक्ट में जो प्रोविजन मेंशंस किए गए हैं, एक सेकंड, ठीक है, द इनेबलिंग एक्ट और डेलीगेटिंग स्टेट्यूट बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो डेलीगेटिंग स्टेट्यूट है जिसमें जैसे कि हमने बात की थी इनेबलिंग एक्ट की, जहां पे पावर्स आपको क्या है डिफाइन किए गए थे, किस हद तक आपको डेलीगेट करनी है पावर, वो क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, वो पर्टिकुलर एक्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके ऊपर यहाँ पे विचार किया जाएगा। सेकेंडली, द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या हुआ? जो रूल्स रेगुलेशन बाय लॉज
ये जो बनाए गए हैं वो क्या कर रहे हैं, वॉयलेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बीइंग अल्ट्रा वायर्स द डेलीकेटिंग एक्ट। डेलीकेटिंग एक्ट क्या हुआ, पेरेंट एक्ट और इनेबलिंग एक्ट की बात हो गई। जो रूल्स एंड रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ने बनाए हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उनके द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन जो उनका मेन एक्ट है, पेरेंट एक्ट और इनेबलिंग एक्ट, उसको क्या कर रहे हैं, अल्ट्रा वायर्स है, उसके अगेंस्ट है। तो इन तीनों चीजों के ऊपर ये एक तरीके से ग्राउंड्स हैं आपके, ठीक है, जहाँ पे चेक की जाएगी इनवैलिडिटी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की। इसी से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में स्टार्ट करेंगे जुडिशियल कंट्रोल, ठीक है, और केस लॉस के साथ। ओके, अब अटेंडेंस ले लेते हैं आपकी। शिव ने अभी लेफ्ट हो गए हैं काफी देर से, ठीक है। तो अपना भाई डेजर्टेशन पे वर्क आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा जल्दी करिए उसमें। आप लोग के जहां तक मुझे पता है चैप्टर स्टार्ट हो गए, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, किस किस का हो गया, डेजर्टेशन का फर्स्ट चैप्टर किस किस का कंप्लीट हो चुका है, किसी का नहीं, पूरा टाइप कर लिया, नहीं अभी, अब उसको रखने की जरूरत नहीं है, अब टाइप करना स्टार्ट करिए आप, ये चल रहा है, ठीक है ना, ज्यादा ज्यादा जून जुलाई। आपके एग्जाम्स बहुत जल्दी करवाए जाएंगे, उसके 1 महीने के अंदर आपको सबमिट करना है। तो एग्जाम्स होंगे इसका मतलब आप 1 महीना उसी में पढ़ाई में निकाल देंगे, ठीक है। उसके साथ हौच पौच हो जाएगी, आप कर नहीं पाओगे। उसके जस्ट 1 मंथ के अंदर आपको करना होगा, कि आपका रिजल्ट आएगा नहीं। इसलिए अभी 10-15 जो दिन है वो उसमें मई में कर लो, ठीक है। हाँ, क्योंकि आपका सिलेबस जैसे ही कंप्लीट होता है वैसी चीजें तेजी से आगे बढ़ेंगी, ठीक। हाँ, चलो ठीक है, आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। ओके। ओके, बाय।